जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और भारत के नंबर 1 करेंट अफेयर सीरीज बुलेट सीरीज में आज हम लोग बजट 2023-24 देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है वो लोकसभा में बजट पेश किया गया, तो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट को आज देखेंगे। तो आप सभी आए, सभी लोग सुबह के 6 बजे जुड़े, सभी लोग सुबह के 6 बजे डेली करेंट अफेयर सीरीज में जुड़े। शाम के 7 बजे स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग समय से आएँ। सभी लोग सुबह के 6 बजे, शाम के 7 बजे हाजिर रहें। सभी लोग आएँ और सभी लोग जो है वो क्लास को शेयर करें। अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें, बाकी लोग लाइक और शेयर करते रहें। सभी लोग शेयर करें। और आज हम लोग देखेंगे बजट 2023-24, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाला जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम होंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका बजट 2023-24। तो सभी लोग बने रहेंगे कुछ समय के लिए, ताकि आप बजट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब आपका क्लियर हो जाए। तो इससे पहले हम लोग जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण देख चुके थे, आज बजट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी लोग रेडी हैं? आप सभी लोग आ चुके हैं? तो सभी लोग आएँ। और मैं कहूँगा कि बजट है, थोड़ा इसमें तो डाटा रास्ता है, तो एक बार में क्लियर होगा नहीं, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। आप इसे रिपीट करके देखते रहेंगे। हमेशा आपको देखने की ज़रूरत होगी बजट को, क्योंकि डाटा जो है वो आप एक बार में नहीं क्लियर कर सकते हैं। इसलिए आप सभी जो है वो इसे रिपीट करते रहेंगे, बार बार देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बजट 2023-24। बजट 2023-24 देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपना 5वां बजट, केंद्रीय बजट 2023 पेश किया। तो ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमण अपना 5वां बजट पेश की। वर्ष 2024 के आम चुनाव से पहले, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाली है, के पहले यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। तो ध्यान रखेंगे कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है, यानी कि 2024 में चुनाव होने वाली है, तो उस स्थिति में आखिरी जो है वो पूर्ण बजट है। बजट को ध्यान रखेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। आप सभी को पॉलिटी में हम अनुच्छेद पढ़ाए थे, आप सभी आंसर इसका बताएं, कमेंट करें कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो सभी लोग इसका आंसर दें, सभी लोग इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। जितने भी लोग हैं सभी लोग आंसर करें, क्योंकि यह पॉलिटी स्पेशल जब पॉलिटी सीरीज हम बताए हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आप सभी बताएं। तो आइए बजट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं हम लोग। बजट अनुमान क्या होती है? बजट अनुमान तो सरकार बजट में आगामी वित्त वर्ष में कमाई और खर्च का अनुमान देती है, यानी कि कितना हम कमा रहे हैं और कितना खर्च होगा, इसे ही बजट अनुमान कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगले वित्त वर्ष में आपका कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, इसी के अनुमान को बजट कहा जाता है। संशोधित अनुमान है कि बदलती परिस्थिति में अक्सर सरकार के आय और व्यय के अनुमान में बदलाव हो जाता है। तो परिस्थिति के अनुसार जो है बदलाव होते रहते हैं। बजट में चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान भी दिए जाते हैं, साथ ही पिछले वित्त वर्ष का वास्तविक लेखा जोखा दिया जाता है। तो ये संशोधित अनुमान है। आप सभी हमेशा फंसते होंगे राजकोषीय घाटा। तो कमाई कम और खर्च ज़्यादा होने पर सरकार को घाटे में माना जाता है, और इस अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं राजकोषीय घाटा को, जिसमें कमाई कम होती है और खर्च ज़्यादा होती है। यदि कमाई ज़्यादा हो तो राजकोषीय मुनाफा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, अगर कमाई ज़्यादा हो तो राजकोषीय मुनाफा और कमाई कम हो तो राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ये क्लियर रखेंगे। राजस्व घाटा जो होता है वो सरकार के लक्ष्य से
कम कमाई होने को राजस्व घाटा कहा जाता है। यानी कि सरकार लक्ष्य कुछ और रखा और उससे कम आय आया तो उसे ही राजस्व घाटा कहा जाता है। जबकि राजस्व व्यय देश चलाने के लिए होने वाले खर्च राजस्व व्यय होता है। यानी कि देश चलाने में जो भी खर्च होती है उसी को राजस्व व्यय कहा जाता है। यह खर्च सब्सिडी देने, वेतन देने, कर्ज एवं अन्य सरकारों को अनुदान देने में होती है। यानी कि जो भी खर्च होती है वो सब राजस्व व्यय में आती है। पूंजीगत व्यय क्या होती है? तो जिस खर्च से सरकार को कमाई होती है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। यानी कि जिस खर्च से सरकार को कमाई होती है उसे ही पूंजीगत व्यय कहते हैं। ऐसा व्यय किसी परियोजना में निवेश आदि के मंद में होता है। स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल आदि बनाने में यह खर्च होता है तो पूंजीगत व्यय क्लियर होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर बाजार में एक साल से ज्यादा समय पैसा लगाकर हुए लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। यानी कि जो एक साल के लिए ज्यादा पैसा लगता है उसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। एक साल से कम समय में मिले लाभ को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। तो ये सब कुछ शब्द है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट फंसते हैं और एग्जाम में सीधे ऐसे ही राजस्व व्यय और राजस्व घाटा से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप सभी इसे क्लियर रखेंगे। अगला पॉइंट है, ध्यान रखेंगे कि 2023-24 का जो बजट है उसमें कुल आपका 45 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। तो ध्यान रखना है कि 45 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया 2023-24 बजट। इसमें अगर हम बात करते हैं यानी कि टोटल जो है 45.03 है, अगर पॉइंट में ध्यान रखेंगे आप तो इसमें अगर देखा जाए तो रुपया कहां से आएगा, यानी कि कहां से रुपया आएगा, तो ध्यान रखेंगे कि 15% आपका आय कर है। यानी कि आय कर से जो है 15%, केंद्रीय उत्पाद एवं शुल्क से 7%, निगम कर से 15% और जीएसटी से 17%। इसके अलावा सीमा शुल्क से 4%, आपका जो है गैर एवं राजस्व से जो है वो 6%, गैर ऋण पूंजी से 2% और आपका जो है वो 34% कर्ज और देवताओं से आते हैं। तो इस तरह से ये आने वाला है। जबकि खर्च कहाँ होगा, तो ध्यान रखिएगा कि कुल आय का 4% पेंशन पे, ब्याज भुगतान पे 20%, केंद्र प्रायोजित योजना पर 9% और सब्सिडी पर 7%, रक्षा क्षेत्र पर कुल जीडीपी का 8%। ध्यान रखेंगे, काफी फेमस है ये क्वेश्चन, पूछा जाता है कि रक्षा क्षेत्र में कितना, तो कुल जीडीपी का 8%। जबकि कर शुल्क में राज्यों को के निवेश पर जो है 18%, 9% वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण पर और केंद्र सरकार के क्षेत्रीय योजना पर 17% और अन्य खर्च हैं 8%। तो इस तरह से जो है ये आपका बजट का खर्च है, जबकि ये आपका आय हुआ। तो इस तरह से इसे क्लियर रखेंगे। अगला पॉइंट जो है वो ध्यान रखेंगे कि रक्षा क्षेत्र में मध्यवार आवंटन, यानी कि रक्षा क्षेत्र में जो 8% आवंटन किया गया है उसमें बात करते हैं तो 4.22 लाख करोड़ रुपए वेतन पेंशन में जाएंगे, 1.62 लाख करोड़ रुपए हथियारों के खरीद में दिया जाएगा, 2.70 लाख करोड़ रुपए राजस्व खर्च के तौर पर निर्धारित किए गए, 2.39 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे पिछली बार राजस्व खर्च के रूप में, 1.52 करोड़ रुपए को पिछले साल पूंजीगत व्यय में दिया गया था। तो इस तरह से आप जो है ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आप इसे भी एक दो बार जो है पढ़ लेंगे कि साइबर और एआई के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाया गया है इस बार, जबकि पेंशन का भुगतान व्यय को जो है व्यय का प्रमुख मद है, यानी कि सब व्यय का जो सबसे प्रमुख मद है वो पेंशन बना हुआ है। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि बदल रहा है आम जन का जीवन, यानी कि बजट में यह भी कहा गया, जो अमृतकाल की बजट थी इसमें यह भी कहा गया कि बदल रहा है आमजन का जीवन। इसमें अगर बात करते हैं तो जीवन की गुणवत्ता क्या है, तो बढ़ रही है सड़क कनेक्टिविटी। बात करें तो 7.2 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ 2000 में से अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। तो 2000 से अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7.2 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। सुसंपन्न स्कूल एवं अध्यापक की बात करें तो 14,500 पीएम श्री स्कूलों की होगी स्थापना। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र में आएगा क्रांतिकारी बदलाव। तो 14,500 श्री स्कूल की स्थापना होगी, ध्यान रखेंगे।
अगला है कि 30 करोड़ पंजीकरण प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, 79 लाख पंजीकरण प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में, जो कि सामाजिक सुधार है एक तरह का। आजीविका सुरक्षा में आपका 6.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो है स्वच्छ ईंधन में 11 करोड़ कनेक्शन मिलेंगे उज्ज्वला योजना के तहत। इसके अलावा जो है कौशल विकास में 13 लाख को मिला प्रशिक्षण ग्रामीण कौशल योजना के तहत। आपका जो है 11 करोड़ नल जल कनेक्शन प्राप्त हुआ स्वच्छता एवं पेयजल के क्षेत्र में। बिजली में बात करें तो 2.9 करोड़ घर हुए रोशन सौभाग्य योजना के तहत। सभी को आवास के तहत 2.1 करोड़ घर बने हैं अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत। और आपका 22 करोड़ हो गई है आयुष्मान जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों की संख्या। तो ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट जो है, देखिए ये एक बार में आपका क्लियर नहीं होगा, आप परेशान नहीं होंगे, आप इसे जो है बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे, तभी आपका बजट क्लियर हो पाएगा। एक बार में पॉसिबल नहीं है कि आप इसे कमांड कर लेंगे। अगला पॉइंट जो है वो कह रहा है कि किस मंत्रालय को कितना आवंटन किया गया। तो रक्षा मंत्रालय को 5.94 करोड़ रुपए लाख करोड़ मिले हैं, जबकि 1.96 गृह मंत्रालय को, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.60, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1.25, उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण को 2.06, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.60, रेल मंत्रालय को मिला है 2.41, ध्यान रखेंगे काफी महत्वपूर्ण है, और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को 1.78 और संचार मंत्रालय को 1.23 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से जो है सभी मंत्रालय को ये आपको जो है आवंटन किया गया है। अगर बजट में राज्यों की हिस्सेदारी की बात करें तो आपका दिन प्रतिदिन बढ़ते गया और 2023-24 में जो है 18.63 हो चुके हैं, ध्यान रखेंगे। मेक इन इंडिया शिक्षण संस्थानों में 3 स्पेशलाइज्ड AI सेंटर स्थापित किए जाएंगे, तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। विवाद में विश्वास योजना को पालन किया जाएगा। विवाद में विश्वास 2 सुगम एवं मानकीकृत सेटलमेंट स्कीम है। ई कोर्ट का 3रा चरण किया जाएगा लॉन्च। बिजनेस एंटरप्राइजेज और चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रयोग के लिए एनटीटी डीजी लाकर बनाया जाएगा। तो इस तरह से प्रयोगशाला में तैयार हीरा सेक्टर के लिए R&D ग्रांट दिया जाएगा। और बाकी के ये सारा जो है इसके लिए उम्मीद लगाया गया है। तो आप सभी जो है वीडियो को पॉज करके इसे ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं तो बजट एक नज़र में तो कह रहा है आपका कि जो है वो बजट एक राजस्व प्राप्ति 2021 में ये था, आपका 2022-23 में अनुमान लगाया गया था, जबकि इतना जो है वो प्राप्त हुआ था। 2023 का बजट का अनुमान जो है राजस्व प्राप्ति का वो देखेंगे 26,32,281 है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। राजस्व प्राप्ति, कर राजस्व, तो 2-4 को क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से उठ जाता है, जैसे राजस्व घाटा है, आपका राजस्व प्राप्तियाँ है, कर राजस्व है। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। कुछ है राजकोषीय घाटा भी पूछ लिया जाता है। तो ये डाटा को जो है खासकर बीपीएससी वगैरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट जो है वो अगर बात करें तो केंद्र सरकार का व्यय का बाजार क्या है, तो सबसे देखिए आगे जो है वो पेंशन को रखा गया है। उसके बाद रक्षा क्षेत्र में सब जो है व्यय हुआ, उद्योग क्षेत्र में, तो सभी सेक्टर में आपका व्यय को दर्शाया गया है। आप इसे जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा भारत में पहला बजट जो है वो 7 अप्रैल 1860 को स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक जेम्स विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेश किया था। यानी कि भारत में पहला बजट जो है 7 अप्रैल 1860 को स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री द्वारा पेश किया गया था, जिसका नाम जेम्स विल्सन था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम सेट्टी ने पेश किया था, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई के नाम सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री के तौर पर अभी वो 2 कार्यकाल में उन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। तो सबसे ज्यादा बार बजट जो है मोरारजी भाई देसाई के द्वारा पेश किया गया है। इसके बाद पी चिदम्बरम को 9 बार, प्रणब मुखर्जी 8 बार, यशवंत सिन्हा 8 बार, मनमोहन सिंह 6 बार के अधिकतम बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका सब्सिडी है कि किस सेक्टर में कितना सब्सिडी दिया जा रहा है, तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो
आप लोग घबरा नहीं ना रहे, आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो है यह आपका डाटा है, एक बार में डाटा क्लियर नहीं होगा। आप जो है 2-4 बार इसे जो है रिपीट करके देखेंगे तभी आपका जो है वो क्लियर हो पाएगा। तो घबराना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से निखरेगा जीवन। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो है वो निवेश से आपका जो है वो जीवन निखरेगा। इसमें कह रहा है कि आपका क्या सस्ता हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और क्या महंगा हुआ है, तो ये पॉइंट को देख सकते हैं। इसके अलावा आपका इकोसिस्टम में बीते साल वर्ष में बढ़ोतरी हुई है, 471 से बढ़कर 73,000 पार कर चुकी है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखना है, यानी कि 15,400 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका जो है वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ध्यान रखना है। 10 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है पूंजीगत निवेश, इसमें 33% की वृद्धि भी प्राप्त हुई है। 50 साल के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा राज्य सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए। तो 50 साल के लिए बिना ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा ताकि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। अगला है कि ऐसे जानिए आय करों में दर का गणित, यानी कि आपका जो है, आप 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट जो है वो रुकेंगे थोड़ा सा। हाँ, तो ऐसे आप देख सकते हैं आय करों की दर की गणित। तो टैक्स स्लैब आपको अगर देखना होगा, जैसे बजट जैसे ही आता है तो सबसे ज़्यादा सभी लोगों को जो है इंतजार रहता है टैक्स स्लैब का। तो पुराना टैक्स जो था वो इस तरह से था, आप देख सकते हैं, जबकि नया टैक्स जो है वो 0 से 3 लाख तक जो है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 तक जो है वो 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 आपका 15%, और 12 से 15 20%, और 15 लाख से ऊपर पे 30% टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स स्लैब है, ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला पॉइंट जो है वो काफी महत्वपूर्ण, ये भी पॉइंट है, ध्यान रखेंगे आप। यहां पे है, कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है वो आपका जो है निवेश की सीमा बढ़ा दिया गया, 15 से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला है कि कुछ विशेष जो है वो आपका ध्यान रखेंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा जो है वो खांसी परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जो है वो हमेशा रेडी रहता हूँ ताकि आपको जो है वो पूरे पॉइंट दिया जा सके। आपके लिए मैं इतना कोशिश करता हूँ, सभी तरह से जो है क्वेश्चन इकट्ठा करता हूँ ताकि इतना बता दूँ कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। इसलिए आप सभी जो है वो ईमानदारी पूर्वक फॉलो करते रहें क्लास को। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कृषि ऋण के लिए। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ 18 लाख करोड़ रुपया जो है वो आवंटन हुआ है पिछले साल में, जबकि 6,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है मत्स्य पालन क्षेत्र में। तो मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 6,000 करोड़ रुपए का जो है निवेश किया गया है। तो ये ध्यान रखना है। कपास की फसल पर ज़्यादा ध्यान देगी सरकार, ये भी कहा गया है। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखें, क्योंकि 2023 जो है बाजरा वर्ष है, तो मोटे अनाज पे जो है खासकर जो है वो सरकार जो है बढ़ावा दे रही है। तो ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि 1.5 गुना हुआ हाईवे का जाल। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपका हाईवे से, कि जो है सड़क निर्माण के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की। 2014-15 की तुलना में आज देश में कुल हाईवे की लंबाई करीब 1.5 गुना हो गई है। तो ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 14-15 की तुलना में आज 1.5 गुना जो है लंबाई हो गई है सड़क की। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 2014-15 में इतना थी, वही 2022-23 में आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ग्राफ में वृद्धि हुई है। तो ये भी देख सकते हैं विश्व के प्रमुख देशों के सड़क नेटवर्क जो है वो देखें तो इस तरह से जो है अमेरिका सबसे आगे है, सेकेंड पे फ्रांस है, आपका जो है फिर कनाडा है, जर्मनी है और ब्रिटेन है। तो इस तरह से आप जो है वो विश्व के प्रमुख देशों के सड़क नेटवर्क को देख सकते हैं। इसके बाद आपका भारत आ जाएगा।
अगला ब्रिक्स देशों में जो है वो देखा जाए तो ब्रिक्स में भारत का स्थान जो है वो तीसरा पॉइंट पे है। तो देख सकते हैं कि कैसे जो है भारत का ग्राफ आगे बढ़ा है। इसके साथ रेलवे पर पूंजीगत व्यय जो है वो 2.5 गुना है। 2014 से 19 तक औसत की तुलना में इस साल रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय करीब 2.5 गुना हो गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं, देखिए 2022-23 में जो है वो 2009 से 14 के बाद जो है देखा जाए तो कितना की वृद्धि हुई है, वही 2014 में भी देखा जाए तो लगभग 2.5 गुना जो है वो ज़्यादा है। सरकार 50 हवाई अड्डे और हेलीपैड का पुनरुद्धार करेगी। तो इस तरह से भी पॉइंट को ध्यान रखना है। आपका जो है वो फ्लाइट बढ़ाने के लेकर जो है वो आपका 50 हवाई अड्डे और उसके हेलीपैड का जो है पुनरुद्धार करेगी। तो इस तरह से जो है ध्यान रखेंगे। 100 परिवहन परियोजना चिन्हित किया गया है इसके तहत। तो ये आपका जो है परिवहन से रिलेटेड था। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र के बजट में 13% की बढ़ोतरी कर दिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका रक्षा क्षेत्र, क्योंकि सबसे मायने रखता है आपका रक्षा क्षेत्र। तो 13% की वृद्धि हुई है। आपका 5.94 लाख करोड़ यानी कि 69,000 करोड़ की वृद्धि हुआ है और 46.69 करोड़ रुपए है। पड़ोसी देश पाकिस्तान का रक्षा बजट है और इस तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तुलना में भारत की रक्षा बजट 12.75 गुना अधिक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि भारत की रक्षा बजट क्या है और इस बार कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। काफ़ी चर्चा में रहता है आपका OROP। तो OROP के लिए आपका जो है 28,138 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। वो OROP जो है काफ़ी चर्चा में हमेशा रहता है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। तो हर घर बिजली हर घर जल, हर घर बिजली हर घर जल को देखा जाए तो इसके तहत जो है वो बात करें तो देखिए कि जो है 2029-30 तक जो है 2/3 होगी देश के कुल बिजली उत्पादन। इसमें देखिए आपको जो है वो गैस से 3.07%, कोयला से सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन 32.66%, जल विद्युत से जो है आपका 9.31%, बायोगैस से 1.22%, आपका जो है पवन से 70.13 और आपका जो है वो बात करते हैं सौर ऊर्जा से तो इसमें भी काफ़ी वृद्धि हुआ 34.28%। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जबकि परमाणु से आपका 2.42%, 1.36 लाख जल जीवन मिशन के स्वच्छ जल की आपूर्ति करते हैं। तो 5 साल की उम्र में इतने बच्चों को जान बचाने का अनुमान है। 59 लाख रहित दूषित जल के कारण बीमार होने वाले बच्चों की संख्या जो है 2021 में जो 2019 में 1.8 करोड़ थी। 16.2 लाख महिलाएं गुणवत्ता जांच के लिए प्रशिक्षित हैं। बढ़ रही है प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपभोक्ता। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे जो है वो ग्राम प्रतिदिन जो है इसमें वृद्धि होती है। इसके अलावा जो है ऐसा होगा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो 2030 तक भारत 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हर वर्ष की क्षमता स्थापित की जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन की ओर भारत बढ़ रही है और इस तरह से जो है कुल आवंटन इसके लिए 19,744 करोड़ रुपया इसका जो है आवंटन किया गया है। और कहाँ कहाँ कितना खर्च होगा ये सारा पॉइंट को दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट जो है तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। ग्रीन ग्रोथ की राह पर बढ़ा देश। तो ग्रीन हाइड्रोजन के लेकर जो है वो भारत 2070 तक कार्बन उत्सर्जन खत्म करने की जो है रास्ता दिखाया है। इसके लिए जो है आपको आवंटन किया गया 19,700 करोड़ रुपया, जो पिछले पॉइंट में देखे हम लोग। कानून से किया जाएगा संशोधन भी। इसमें लद्दाख बनेगा प्रमुख हब। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि बजट में केंद्र सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को देश की एक प्रमुख हब के तौर पर स्थापित करेगा। ये अपनी मंशा के सामने रखा है। यहाँ 13,000 मेगावाट क्षमता की परियोजना को स्थापित किया जाएगा, जिस पर 20,700 करोड़ की लागत आएगी। तो इस तरह से जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन की ओर भारत जो है वो बढ़ रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट के, तो आपका जो है वो ऑनलाइन खरीदारी का बदल रहा है ट्रेंड। तो ऑनलाइन खरीदारी जो है काफ़ी बढ़ रहा है। इस तरह से 2027 में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक व अन्य उपकरण के माध्यम से जो है ऑनलाइन खरीदारी जो है काफ़ी बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप से बन रहे हैं, रोजगार के काफ़ी अवसर बढ़ रहे हैं। तो स्टार्टअप में काफ़ी वृद्धि हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2016 में जो है 452 स्टार्टअप थे देश में, वही अब 1,000 से ज़्यादा हैं।
कृषि क्षेत्र में जुड़े स्टार्टअप्स तो 84,012 पर पहुंच गई है 2022 में स्टार्टअप की संख्या। तो समझिए कि 2016 में 452 थी, कहाँ अब 84,000 प्लस स्टार्टअप की संख्या हो चुकी है। इसके अलावा जो है 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है। महत्वपूर्ण बात है कि इसमें से आधे यूनिकॉर्न पिछले 2 साल में बने हैं, तो 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हो चुके हैं। यूपीआई से बने रहे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड, तो यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कैसे देख सकते हैं कि आपका ग्राफ यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार को कितना राजस्व मिला 2023-24 में, तो आप देख सकते हैं सबका जो है आपको फिगर दर्शाया गया है ग्राफ में। सरकार को कुल कितना व्यय हुआ है, ये राजकोषीय घाटा है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है कितना जो है सरकार को राजस्व मिला है। ये सारे पॉइंट को आप देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये पॉइंट आपका एक बार में क्लियर नहीं होगा, मैं बार बार कर रहा हूँ। आप जो है इसे जो है बार बार देखें, तभी जाकर ये आपका पॉइंट क्लियर होगा। और हमेशा एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। कमाई और खर्च दोनों को बढ़ रही है, दोनों का बढ़ा रही है सरकार, यानी कि कमाई को भी और खर्च को भी सरकार बढ़ा रही है। इस तरह से जो है आपका देखिए कि कमाई और खर्च का जो है वो बढ़ रहा है। आपका प्रत्यक्ष कर का ग्राफ है, ये जीएसटी का ग्राफ है। कर संग्रह लाख करोड़ रुपए में जो है आपका अप्रैल से नवंबर तक है, प्रत्यक्ष कर है ये, और इसके बाद ये जीएसटी है। तो किस तरह से ग्राफ जो है गिरा है फिर बढ़ा है। निजी निवेश में भी काफ़ी उछाल आए हैं। निजी निवेश 2022-23 में जो है 3.3% रहे हैं, ध्यान रखेंगे 3.3 आपका जो है वो निजी निवेश रहे हैं। जबकि विदेशी मुद्रा भंडार वाले 5 देश रहे हैं। सबसे ऊपर रसिया, फिर सेकेंड भारत, थर्ड पे ब्राज़ील, फोर्थ पे अमेरिका और फिफ्थ पे ब्रिटेन। तो अमेरिका से भी जो है आगे विदेशी मुद्रा भंडार में भारत। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। और आपका जो है वो ये ग्राफ जो है विदेशी मुद्रा का दिखा रहा है, नवंबर 2022 तक का है। भारत में सबसे ज़्यादा छोटे मंझौले उद्यम हो गए। भारत में समझिए कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो है भारत काफ़ी जो है एमएसएमई सेक्टर पे ध्यान दे रही है, और अभी जो है छोटे और मंझौले उद्यम की संख्या भारत का विश्व में सबसे आगे है, 6.3 करोड़, जो कि और यहाँ पर यूनिकॉर्न की संख्या 85, चीन में 4.3 करोड़, यहाँ यूनिकॉर्न 243। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारत जो है वो सबसे छोटे और मंझौले उद्यम में जो है काफ़ी आगे निकल चुका है। ऐसे स्टार्टअप जिनका मार्केट कैप $1 बिलियन से ज़्यादा होता है, इसी को यूनिकॉर्न कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे भारत के अंदर जो है अभी यूनिकॉर्नों की संख्या 85 हो चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके जो है वो थे बजट 2022-23 से। ध्यान रखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये बजट से। तो इसे आप जो है 2-4 बार देखें, तभी जाकर आपका ये क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नहीं है आपका, जो है यहाँ से क्वेश्चन विभिन्न तरह से बनेंगे, तो आप सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आज यहीं तक। आज का क्लास जो था वो बजट से ही रिलेटेड था। आगे हम लोग जो है करेंट रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, तो बजट से भी करेंट जो है वो मैं लाऊंगा, ताकि जो है आपका एक टेस्ट हो जाए कि आप बजट पढ़े हैं या नहीं। इसलिए आप सभी बजट को पढ़ें, ताकि मैं क्वेश्चन लाऊं तो आप क्वेश्चन को पकड़ सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा, और इसे एक बार में समझ ना भी आए तो घबराना नहीं है, आप इसे बार बार देखिए। इससे आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छा कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।